हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एचटेट पीजीटी और ओपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने अभी तक देखा, हमने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें पसंद भी किया और वो सारे लेक्चर्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। अब हम जो सीरीज सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के हम क्वेश्चन करेंगे अगले 5 से 6 लेक्चर के अंदर। एंड जिस तरह से आपके लिए वो लेक्चर्स यूजफुल थे क्वांटम वाले, मैथमेटिकल फिजिक्स भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, एचटेट पीजीटी 2024 या उसके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ओपीएससी यानी कि ओडिशा पीजीटी फिजिक्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है जिस पर आपको केवल पीजीटी टीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। जो मेरे पुराने चैनल हैं, जो आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के चैनल हैं, उन पर केवल आपको नेट और जैम से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। इस चैनल पर आपको पीजीटी टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है स्पेशली फिजिक्स का वो अवेलेबल होगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार, अपना अफेक्शन उन चैनल्स को शो किया है, तो इस चैनल को भी आप शो कीजिए, इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रो करता है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैच 13 अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। इस बैच में आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स का कंटेंट प्लस 11th-12th का कंटेंट भी मिलेगा। 11th-12th का जो कंटेंट है अभी इस बैच के अंदर वो इंग्लिश में चल रहा है, तो स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जिन्होंने इंग्लिश बैकग्राउंड से प्रिपरेशन की हुई है पहले, तो वो उन लोगों के लिए बैच बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हिंदी में जल्दी ही इस चैनल पर कंटेंट आने वाला है जो आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बैच स्टार्ट होंगे उसमें भी हिंदी में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी बोलूँ तो इंग्लिश में, है ना, जो कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इसे ऐप को डाउनलोड करें और बैच ज्वाइन करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए बैच यूजफुल है, अदरवाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी ने बीएससी एमएससी किया हुआ है तो इंग्लिश में आदत हो गई होगी। अदरवाइज आपको इंग्लिश के लिए बैच चाहिए तो भी आप ऐप डाउनलोड करके रखिए ताकि जैसे ही बैच चालू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई है तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये है सेट नंबर 2, 1 लिखा हुआ है, सेट नंबर 2 है ये। तो कुछ मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला जो क्वेश्चन आपको बोला गया है उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आपको शो हो रही है इसका इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। देखो ये मैट्रिक्स जो है 0 1 1 0, तो सबसे पहले इसका इनवर्स जो बनेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स बनाओगे तो इनवर्स कैसे बनाओगे, 0 इंटू 0 और -1, ठीक है, 0 इंटू 0 -1। फिर क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना, मतलब जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करना होता है और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। ये -1 को बाहर ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 1 और 1 0, यानी कि खुद का इनवर्स है बिल्कुल सही है, खुद का ट्रांसपोज है बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, इसकी आइगन वैल्यू आनी चाहिए, इट हैज आइगन वैल्यूज +-1 आएगी जब भी इसका ट्रेस 0 पाएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, नॉन ऑर्थो, क्योंकि अगर ये खुद का ट्रांसपोज है तो इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स यानी कि 1 मिलेगा। तो ये बोला इट इज नॉन ऑर्थोगोनल, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान रखना जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और लेंथी आएंगे भी तो मेरा ये सजेशन है क्योंकि छोड़ना है, क्योंकि उनके चक्कर में तुम फंस जाओगे। वो तब तुम्हें करने हैं जब तुम लास्ट में मतलब सब कुछ कंप्लीट करके फिर आराम से बैठे हो या फिर तुम्हारे पास टाइम पड़ा है तब करना। लेंथी क्वेश्चन के या तो आंसर याद हो तब वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उस क्वेश्चन में घुसना ही नहीं है, चाहे तुम कितने ही इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये मैट्रिक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो x y, मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ
तो ये बनेगा 5x माइनस 7y और ये बनेगा 7x और प्लस 3y और ये इक्वल्स टू हो गया 15। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5x स्क्वायर और 5x स्क्वायर माइनस 7xy और प्लस 7xy और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 7xy से 7xy उड़ जाएगा तो ये बचेगा 5x स्क्वायर प्लस ये 3 है 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 15। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। मेजर एक्सेस जो आ गया वो तो आ गया कितना √3 और माइनर एक्सेस जो आ गया वो कितना आ गया √5। तो जो इसका सेमी मेजर एक्सेस है, नहीं सॉरी सेमी मेजर एक्सेस है वो कितना आ गया, सेमी मेजर एक्सेस आ गया इसका 5 √5 क्या हो गया इसका सेमी मेजर एक्सेस हो गया, ये बन गया इलिप्स बन गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A matrix is given by m equals to 1 by √2 iota 1 1 iota आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज बतानी है हमें, तो इसकी आइगन वैल्यूज जो होगी वो आयोटा प्लस आयोटा यानी कि 2 आयोटा बन जाएगा, है ना। आयोटा प्लस आयोटा ट्रेस के सम के बराबर हो, 2 आयोटा और उसको √2 से डिवाइड हो रहा हो यानी कि √2 आयोटा वो बन जाए मैट्रिक्स का। तो इसके लिए तो आपको फिर लगाना ही पड़ेगा कन्वेंशनल मेथड यानी कि a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0 लगाना ही पड़ेगा। तो ये लगाओगे तो ये बनेगा आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा 1 अपॉन √2 और आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा, ये बना लिया हमने। अब इसको आप इसका निकाल लो डिटर्मिनेट, तो डिटर्मिनेट को करो बराबर 0 के, तो ये बनेगा आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 बाय √2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसको आप लिख सकते हो आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 स्क्वायर। तो ये बनेगा आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2 प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा आ जाएगा एक तो आ जाएगा 1 अपॉन √2 आयोटा में आएगा ना 1 अपॉन √2 प्लस आयोटा बाय √2 और एक आ जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस आयोटा बाय √2। तो इसका सम करोगे तो आ जाएगा वही, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं और इनका जो मॉड्यूलस निकालोगे वो आप आएगा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्या, सी आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ f इज अ कांस्टेंट वेक्टर, देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया हुआ है वैसे, इसका आंसर कितना आएगा f। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा भी था एक बच्चे ने, तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बता दूं। ये जो f है r क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा ना, तो f को मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, f1 x प्लस f2 y प्लस f3 और z। जो डेल है, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स f1 x, हालांकि आएगा तो पूरा ये पर y और z 0 हो जाएगा, f1 x आई कैप प्लस ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई f y f2 y जे कैप और डेल अपॉन डेल z f3 z और के कैप। फिर बोल रहा हूँ ये आएगा तो पूरा का पूरा ही, और क्योंकि y और z को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये बनेगा f1 i कैप, ये बन जाएगा f2 j कैप और ये बन जाएगा f3 k कैप। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा f वेक्टर, है ना। और इसका यूज हमने EMT में किया था एक क्वेश्चन के अंदर, तो EMT में काफी यूज होता है वेक्टर्स का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज ये पूछा है, तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस आई फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्ले हैमिल्टन का यूज करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले तो मैं इसको m माइनस लैम्बडा आई के फॉर्म में लिख रहा हूँ। m माइनस लैम्बडा आई के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस लैम्बडा 1 1 0 माइनस लैम्बडा 1 और ये क्या है 1 0 और माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा माइनस लैम्बडा, ये बनेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 और ये 0
और ये -1, ठीक, फिर +1 और ये 0, +1 ये लेना 0 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये जो बनेगा ये बनेगा माइनस लैम्डा क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, और ये बन जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम यूज करेंगे क्ले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो लैम्डा को हम लिख देंगे m, क्योंकि वो उसी का आइगन वैल्यू है। इसको लिख देंगे हम m क्यूब प्लस m और 1 को लिख देंगे i इक्वल्स टू 0। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू m क्यूब माइनस, इसको m इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई करा दो, m इनवर्स करा दे क्या? अभी नहीं, m क्यूब और ये माइनस m क्यूब प्लस m प्लस i इक्वल्स टू 0। तो ये बना m इक्वल्स टू m क्यूब, ये उधर ले गए ना, और माइनस ये लिखा गया m क्यूब माइनस i। हमें m इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो m इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी? m इनवर्स m इक्वल्स टू ये बनेगा m स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा m इनवर्स, ये तो वैल्यू हो जाएगी i की, और ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये माइनस m इनवर्स। m इनवर्स को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा m इनवर्स माइनस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन को इसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ प्लस आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आयोटा, ये बनेगा माइनस आयोटा और ये बनेगा 2 अंडर रूट आयोटा और ये माइनस, ठीक है। आयोटा आयोटा कैंसिल, ये बन जाएगा 2 और ये स्क्वायर अंदर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या देगा वैल्यू? -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2। तो यहाँ से आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। तो आप वैल्यू निकाल लो आयोटा प्लस माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये बन जाएगा रूट। करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा? रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंटीग्रल -π to π/4 -π to π/4 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ से बन गया -π to π/4 -π to π/4 की वैल्यू आपने लिख दी अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स dx सॉल्व होगा तो -π से π/4, अब ये मॉड में वैल्यू देगा, यानी कि प्लस भी दे सकता है और ये माइनस भी। तो साइन एक्स और dx, तो अब आपको ये तोड़ना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन तोड़ना पड़ेगा। तो -π से 0 1 करोगे इसको, साइन एक्स dx, माइनस वैल्यू के लिए 0 से π/4 1 करोगे ना, यहाँ तो माइनस वैल्यू और ये एक वैल्यू हो गई, तो ये हो गई साइन एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, ये बनेगा cos x की लिमिट लगाओगे -π से 0, एक बनेगा cos x और इसकी लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/4। तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी? cos 0 की वैल्यू आएगी 1 और माइनस cos -π होगा, वो वैल्यू क्या देगा? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस। ये बनेगा cos π/4, तो वो वैल्यू देगा 1/√2 और ये देगा 1। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2 प्लस 1/√2, ये माइनस cos x आएगा, एक मिनट रुकना, साइन x और एक हमने लिखा है साइन x का कितना आएगा? माइनस cos x आएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आएगा। कुछ गलत किया गया हमने, माइनस cos x आएगा साइन x का, और यहाँ पर ये माइनस वैल्यू ऑलरेडी ली थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस वैल्यू ली थी ऑलरेडी, ये माइनस साइन एक्स का, ये हो गया प्लस का, ठीक है।
माइनस कॉस एक्स, तो ये बनेगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। यहाँ से ये 2 माइनस 1/√2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/, आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये इसका बेस है सिलेंडर का, यानी कि सिलेंडर का जो बेस है या सर्किल जो इसमें बन रहा है उसकी इक्वेशन दे रखी है। तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। तो हम यहाँ से एंगल बनाते हैं, ये एंगल बनता है तो यहाँ x आता है। x अगर ये एंगल थीटा है तो x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में चाहिए जब z की वैल्यू कितनी है 0 है और z इक्वल्स टू क्या है 3x, z इक्वल्स टू 3x है। वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम जो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन और कितना होगा dx dy और dz, dx dy और dz। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, अगर x y z में लिख रहे हो तो 0 से 2 और 0 से 2, और z की जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 3x, z की जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 3x। ठीक है, तो सबसे आसान काम आप जो कर सकते हो यहाँ पर वो क्या कर सकते हो कि आप सॉल्व कर दो, किसके लिए, dz के लिए सॉल्व कर दो, dz को सॉल्व कर दो यार। dz को सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x, 3 बाहर निकाल लो। अब इंटीग्रेशन में आपके पास रह गया 0 से 2, 0 से 2, तो ये बन गया x dx और dy। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या हो गई r cos थीटा, ये थीटा है 0 से कहाँ तक करेगा 0 से और 2 पाई तक चलेगा, है ना, 0 से कहाँ तक जाएगा 2 पाई तक जाएगा, पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो फर्स्ट ऑक्टेंट में रहना है सॉरी, तो ये 0 से पाई चलेगा। और दूसरा dy, dy ये हो गया, इन दोनों को चेंज करना है तो dy, 3 कोऑर्डिनेट हम चलाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, उसको कैसे लिखें हम, एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया r, एक तो रो चलाते हैं हम रो, दूसरा होता है r d थीटा जो ऐसे चलता है, और एक होता है dz तो हमारा यूज ही हो गया, खत्म हो गया। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बच गए वो कौन कौन से बच गए, r dr और d थीटा, r d थीटा और dr, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। x को हम क्या लिख देंगे r cos थीटा, तो v की वैल्यू 3 और x को हमने लिख दिया r cos थीटा, ठीक है, x को लिख दिया r cos थीटा, और ये कोऑर्डिनेट्स हमने चेंज करके सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट किए। सिलेंड्रिकल में हम लिखेंगे r d थीटा और dr, r d थीटा और dr। तो यहाँ से r का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा r क्यूब बाय 3, तो 3 r क्यूब बाय 3 ये इंटीग्रेशन होगा इसका, 3 r क्यूब बाय 2। फर्स्ट ऑक्टेंट में तो जो एंगल है वो चलेगा कहाँ से कहाँ तक 0 से बाय 2, और रेडियस जो है हमें कितनी दे रखी है 2 दे रखी है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से और 2, और ये जो है cos थीटा का cos थीटा d थीटा, ये cos थीटा d थीटा क्या देगा sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, sin थीटा की वैल्यू लेनी है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8, और साइन पाई बाई 2 क्या वैल्यू दे देगा 1, तो आंसर आ जाएगा 8। करेक्ट ऑप्शन इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल f डॉट ds वेयर f इज इक्वल्स टू 3x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस z k कैप एंड s इज द क्लोज सरफेस गिवन बाय द प्लेन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें आप लगाओ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें लगाओगे आप, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये बनेगा f डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन में, इसको आप लिख दोगे डाइवर्जेंस ऑफ f और डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको करना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ f ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f, डाइवर्जेंस ऑफ f का मतलब हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 3x, एक बन जाएगा 2y प्लस 2y
और एक हो जाएगा z, ये वैल्यू रह जाएगी ना। हाँ, और dx dy dz, dx dy और dz, और इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी, x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, y की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 और z की लिमिट हो जाएगी 0 से 3, ये लिमिट हो जाएंगी। यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।